हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्द से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल्स क्या होती हैं। ठीक है। अल्कोहल्स का जनरल फार्मा होता है ROH। मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, दैट इज दी OH विद एनी अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल बना लेते हैं विद OH, दिस इज दी मीथेनॉल। इनके नाम के पीछे ओल हम लोग यूज करते हैं सुफिक्स। इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। अगर एक कार्बन है मीथेनॉल, दो कार्बन की अल्काइल चेन है तो ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। दो कार्बन की चेन है बट उसके साथ दो OH ग्रुप अटैच हुए हैं, देन हम इसको नेम देंगे 1 2। तो दो कार्बन है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा इथेन 1 2 डाईओल। तो इसका एक और नाम होता है, दैट इज द ग्लाइकोल। ठीक है। अभी तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत इनकी एग्जांपल्स अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इन सभी को बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो ये सभी एलिफेटिक अल्कोहल्स की एग्जांपल्स हैं। कोई भी कार्बन चेन के साथ आप लोग अगर OH फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं, वो बन जाती हैं अल्कोहल्स। ठीक है। तो ऐसे ही होती है फिनोल। तो फिनोल में क्या है, जब एरोमेटिक ग्रुप के साथ जो OH है वो डायरेक्टली जुड़ा हो, यानी कि जब OH ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए, उनको हम लोग बोलते हैं फिनोल्स। तो इनका जनरल फार्मूला, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप विद OH। तो जैसे कि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, सो दिस इज द फिनोल। बेंजीन के साथ जुड़ा है CH3, उसके साथ हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, सो दिस इज दी ऑर्थोक्रेसोल। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है। अगर इसका IUPAC नेम आप लोग लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा, 2 पर है मिथाइल, सो 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है। तो इसका नाम हम लोग फिनोल ही यूज कर लेंगे। तो साथ में आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम लोग नेम क्या दे सकते हैं, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनके यहाँ पर IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग याद रख लीजिए। तो बेंजीन के साथ दो अगर OH ग्रुप आ जाएं तो इसको बोलते हैं क्यूनोल या फिर हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने बात इसमें से याद रखनी है कि सेम कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप नहीं अटैच हो सकते। ठीक है। सेम कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप अगर अटैच होंगे तो वो चीज़ अनस्टेबल हो जाती है। तो अनस्टेबल होने के कारण वो डिकम्पोज होकर हमें एल्डिहाइड बना देती है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने, इसके अलावा बेंजीन के ऊपर जुड़ा हो CH2, उसके साथ आगे जुड़ा हो OH, सो दिस इज नॉट द फिनोल, क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, वो कार्बन के साथ जुड़ा है, जो कि यहाँ पर एक एलिफेटिक कार्बन है। उसके आगे फिर बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ जुड़ा हो CH2, उसके साथ आगे जुड़ा हो OH, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेंजाइल। ठीक है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन होगी कि अल्कोहल्स क्या होती हैं और फिनोल्स क्या होती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर करना है तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। हम लोग अल्कोहल्स में बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड दी टर्शरी अल्कोहल्स। देखना क्या है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ आगे कितने अल्काइल ग्रुप है। इसके साथ ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज द प्राइमरी। इस कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का साइज नहीं देखना, यानी कि ये एक अल्काइल ग्रुप है। आगे अगर यहाँ पर एक CH2 या CH ऐसा कुछ होता मान लीजिए, तो ये भी सारे का सारा एक ही अल्काइल ग्रुप हम इसको मानते, इसको दो बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है भाई। यानी कि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन के आगे बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड, जिसमें दो आगे अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये बन गया सेकेंडरी। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका थर्ड डिग्री, यानी कि टर्शियरी। इतना क्लियर है अभी। तो ऐसे हमारे पास होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और दी टर्शियरी अल्कोहल्स। जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा था कि हमारे पास होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी
यहाँ पर अल्काइल हलाइड्स वैसे ही होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। क्लियर है? तो अब देखिए कि अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के जो आगे कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, इनको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से किया है ये सभी टर्म्स आपको याद होंगी। अभी देखो भी मैं पिछले साल का नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि पिछले साल का तो कुछ नहीं याद, ये आपका पिछले चैप्टर का काम, जो कि हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में भी आप लोगों ने ये सभी टर्म्स वहाँ पर की हुई हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अलाइलिक अल्को वहाँ पर हमने किए थे कि अलाइलिक हलाइड्स, विनाइलिक हलाइड्स, वो सब कुछ हमने वहाँ पर रीड किया था। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही OH ग्रुप जुड़ गया है देन इट इज कॉल्ड द विनाइलिक अल्कोहल्स। इनको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल और इनको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल्स। इतना क्लियर है अभी? तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है क्योंकि इसमें से भी आपको बहुत कुछ यूज होने वाला है आगे। तो आगे शुरू करें भी। अब इनकी हम लोग प्रेपरेशन वगैरह को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल्स की प्रेपरेशन। एक रिएक्शन आपने पिछले चैप्टर में की थी कि अल्काइल हलाइड में ऐड कर दो KOH एक्वस या फिर NaOH एक्वस। तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। तो यहाँ पर हेलोजन की प्लेस पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी अल्कोहल विद KX, यानी कि KBr, KCl जो भी हमने वहाँ पर यूज़ किया होगा। आप लोग KOH एक्वस की जगह पर NaOH एक्वस या फिर मोइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी एक एग्जांपल है। हमने यूज़ किया ब्रोमो इथेन, उसमें ऐड किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, तो वहां से हमें मिल गई इथेनॉल एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। सेकेंड इसकी है रिएक्शन दैट इज द बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करवा सकते हैं, यानी कि उसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं उसको अल्कोहल में चेंज करने के लिए। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड्स यूज करते हैं तो हमें मिलती हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर हम लोग कीटोन्स यूज करते हैं तो हमें मिलती हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है? अब देखिए एल्डिहाइड का जर्नल फार्मा होता है R के साथ लगा होता है CHO ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड O विद हाइड्रोजन। रिडक्शन होगी इसमें, हाइड्रोजन एंड हो गए, एक हाइड्रोजन O के साथ, एक हाइड्रोजन C के साथ। C के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन थी, एक और आ जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा RCH2OH। तो ऐसे हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिल जाती हैं। और इसी की हमने आगे एक यहाँ पर एग्जांपल सोल्व कर दी है कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और इसमें हमने रिडक्शन करनी है बिल्कुल सेम। ठीक है? तो यहाँ पर CH3CH2OH यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर कीटोन्स यूज करते हैं, कीटोन्स में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप विद अल्काइल ग्रुप। तो CO के दोनों साइड पर ही अल्काइल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर एक साइड पर हाइड्रोजन था और दूसरी साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप था। ठीक है? इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यानी कि इसकी अगर हम लोग करते हैं रिडक्शन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, तो RCHOH R डैश हमारे पास बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल सोल्व की गई है नीचे, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है। अब इसमें रिडक्शन करवाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, वो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप लोग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और द प्लेटिनियम, इसको ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आप लोग सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, इसको भी यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आप लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऐड कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस करवा सकता है। तो ऐसे इनके अलग अलग एक्शन होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट इसके मुकाबले थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके अभी तो ये थी हमारे पास रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिससे आप लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स को बना सकते हैं। आगे चलते हैं। आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स भी ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आप लोग खुद इनको सोल्व करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक बार आपका टाइम ज़रूर कंज्यूम होगा, बट आपने अगर एक बार इसके नोट्स बना लिए तो आपको एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ याद होगा। ऑर्गेनिक बिल्कुल ईजी लगेगी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हो। ठीक है? चलो तो थर्ड एक्शन करते हैं।
मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही ऐड किया है, तो सभी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कोई भी इसमें से रिएक्शन को बिल्कुल नहीं स्किप करना। अगली रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रेशन। तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगी, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में हम लोग H2O को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इन दी प्रोपीन। तो ये है हमारा प्रोपीन, प्रोपीन में हमने ऐड करना है H2O। तो H2O यानी कि HOH होता है H2O के दोनों पार्ट्स, तो इसके साथ H जुड़ेगा, इसके साथ OH जुड़ेगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी दिस टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोपेन टू ओल। तो ये हमारे पास क्या अप्लाई हुआ है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH ग्रुप जाएगा दूसरे कार्बन के पास जिसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन थी। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग यहाँ से अल्कोहल्स को बना सकते हैं बाय द एसिडिक हाइड्रेशन। सिमिलरली अगर हम लोग ये चाहें कि यहाँ पर एडिशन ऑपोजिट हो, यानी कि अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि यहाँ पर आए OH और यहाँ पर जाए हाइड्रोजन, तो हमें मार्कोनिकोव के ऑपोजिट एडिशन करवानी पड़ती है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में बोरेन को ऐड किया जाता है या फिर डाई बोरेन को ऐड किया जाता है in the presence of THF. THF is a solvent, tetrahydrofurane, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, F से फ्यूरेन। ठीक है, ये एक ईथर होता है, इसको इसमें ऐड किया जाता है और बोरेन को ऐड किया जाता है। वहाँ से एक जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको ब्रेक करवाने के लिए हम लोग H2O2 इन दी अल्केलाइन सोल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अल्केलाइन सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो वो ब्रेक होकर हमें अल्कोहल्स बना देता है, जिसमें कि सबसे पहले कार्बन पर OH आ गया जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे, उसके साथ OH अटैच हुआ होता है और दूसरे के पास हाइड्रोजन क्या होता है, तो हमें प्रोपेन 1 ओल मिल जाती है। यानी कि अगर आप लोगों ने प्रोपीन से बनानी है प्रोपेन 1 ओल, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ऐड करना होगा यहाँ पर बोरेन, एंड सेकंड स्टेप में आपको ऐड करना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अल्केलाइन सॉल्यूशन। अगर आप लोग प्रोपेन 2 ओल बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपली एसिड की प्रेजेंस में H2O को ऐड कर देना है, तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन हो जाएगी, तो आपका सिंपल प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। तो ये ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कन्वर्जन्स में भी। ठीक है भी, फिर आगे भी फोर्थ दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवाते हैं विद द कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RMgX। ठीक है, अल्काइल ग्रुप विद मैग्नीशियम एंड विद हेलोजन, X है हेलोजन, इसको ऐड किया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अटैक करता है सीधा जाकर C पर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, C के साथ R जुड़ जाता है और ऊपर जो O के साथ Mg और X जुड़ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग अल्कोहल को बना सकते हैं इसमें से। तो उसकी सबसे पहली एग्जांपल है कि हमने यूज़ किया है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में हमने ऐड किया है CH3MgBr, एक ग्रिग्नार्ड रीजन। अब ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अटैच हो गया CH3 और ऑक्सीजन के साथ जाएगा यहाँ से MgBr। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा इस रिएक्शन में। इस कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज करने के लिए हम इसमें डिल्यूट कोई भी एसिड ऐड कर देंगे, डिल्यूट HCl ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगी और MgBr के साथ OH अटैच कर कर उसको एक बाय प्रोडक्ट हमारा साथ में बाहर निकल जाएगा, तो हमें यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगी। ये HCl में क्या बना है, 2 कार्बन और एक OH है, यानी कि CH3CH2OH दैट इज द इथेनॉल। तो ऐसे आप लोग प्राइमरी अल्कोहल इसमें से बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई भी और एल्डिहाइड यूज करते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि एस्टेल्डिहाइड या इथेनॉल, उसमें भी सेम हमने CH3MgBr को ही ऐड करना है, तो फिर से हमारा अल्काइल ग्रुप जाकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर अटैच हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप और ऊपर ऑक्सीजन के साथ ये वाली चीज अटैच हो जाएगी MgBr, तो ये यहाँ पर। अब इसको हटाने के लिए हमने डिल्यूट HCl ऐड किया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो अब हमें क्या मिला है, CH3 और सेकंड नंबर पर OH है, यानी कि प्रोपेन 2 ओल हमने सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। तो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें एक कार्बन ज़्यादा है या एक कार्बन, 2 कार्बन, आप जैसा भी ग्रिग्नार्ड रीजन यूज़ करेंगे उतने कार्बन आप लोग एक्स्ट्रा उसमें ऐड करवा सकते हैं इन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल्स ऑलवेज, और एस्टेल्डिहाइड बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। और सिमिलरली हम इसमें कीटोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूज़ की है प्रोपेनोन, या फिर इसको हम लोग एसीटोन बोल देते हैं। इसमें भी हमने सेम कंपाउंड को ऐड किया है, CH3 इस C के साथ जुड़ा और O के साथ अटैच हो गया MgPr, ठीक है। तो ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से फिर से हमें सेम कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे dilute HCl पाकर, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और हमें एक थर्ड डिग्री अल्कोहल मिल जाए। इसका IUPAC नेम आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आप लोग डिजायर्ड अल्कोहल्स बना सकते हैं, जैसी अल्कोहल्स आपको चाहिए या जो आपको बनाने के लिए उन्होंने दी हुई है। तो ये प्रॉब्लम इस फॉर्म में बहुत आती है कि आपको कोई अल्कोहल बताई होगी कि इस अल्कोहल को बनाने के लिए हम इस एल्डिहाइड में क्या ऐड करें, कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करें, ऐसा आपको पूछा जा सकता है, ठीक है भी। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। आपकी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप लोग नीचे शेयर कर देना, तो हम लोग उन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है भी। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। सो दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आगे चलते हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि सबसे पहले आएगी एसिडिक डिहाइड्रेशन। अभी हमने एसिडिक हाइड्रेशन की थी, अल्कीन प्रोपीन से हमने बनाई थी अल्कोहल प्रोपेंटोल। अब इसके ऑपोजिट होगा, हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे अल्कीन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी हम लोगों ने सेम करनी है, एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हीट करेंगे, एसिड ऐड किया, हीट किया अल्कोहल को, यहाँ से OH गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले जो जो साथ वाला C एटम है, तो हमें एक अल्कीन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर इथीन 2 कार्बन वाला, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अल्कीन को बना सकते हैं। तो साथ में H2O है। अगर इसी रिएक्शन को लो टेम्परेचर में किया जाए 413 केल्विन एंड एक्सेस ऑफ इथेनॉल, हमने अल्कोहल भी ऐड कर दी है काफ़ी अमाउंट में, उसको लो टेम्परेचर पर हीट किया है एंड अल्कोहल शुड बी दी प्राइमरी, तो क्या होगा कि वो दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ईथर बना देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही आप लोग सेम चीज़ से लो टेम्परेचर करवाकर ईथर भी बना सकते हैं और हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल भी बन सकती है। इन दोनों के मैकेनिज्म्स होते हैं डिफरेंट, कि ईथर क्यों बना है या फिर अल्कीन्स क्यों बने हैं, तो वो आप लोगों को आगे हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि 443 केल्विन पर होती है डिहाइड्रेशन होकर यहाँ पर बनते हैं अल्कीन, और 413 यानी कि थोड़ा सा अगर हम लोग लो टेम्परेचर रखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाते हैं, ईथर्स मिल जाते हैं। इसीलिए अगर हम ये देखें कि अल्कोहल से अल्कीन बनाने की जो रिएक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहती है 3rd डिग्री अल्कोहल्स की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में दोनों के चांसेस होते हैं एक जैसे, ठीक है। और 2 डिग्री 3rd डिग्री में सिर्फ अल्कीन्स ही बन सकते हैं, उसमें ईथर्स बिल्कुल नहीं बनते। सो नाउ इसके बाद है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अभी देखिए हमने क्या किया था कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव अस दी अल्कोहल्स, ऑपोजिट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव अस दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। ऑपोजिट आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। अब देखिए अगर हमने यूज़ की है प्राइमरी अल्कोहल, हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर CHO ग्रुप रह गया, यहाँ पर CH बच गया, यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन, C और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन गया, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग यूज किया गया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड किया है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड के पास होता है ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ ईजिली अटैच होकर यहाँ पर OH ग्रुप बना देती है। तो हमें क्या मिल जाता है आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं ऑन दी अल्कोहल। सिमिलरली सेकेंडरी में भी होगा कि पहले सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएंगे, बाद में कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं, अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन होती है रिएक्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राइमरी की ही होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे। ओके, अभी इतना अंडरस्टैंड हो गया।
तो अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना हो, यहीं तक रोकना हो कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जाए रिएक्शन, तो हम लोग कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे, जैसे कि CrO3 एंड PCC। तो ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके साथ अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाएगा, आगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें नहीं बनने वाला। क्लियर है? तो CrO3 एंड PCC, PCC क्या होता है? दैट इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, सो दिस इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम भी याद रखिएगा। और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, सेकेंडरी से कीटोन भी इसके साथ बनाए जा सकते हैं। ओके, अभी सो सभी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक है। इसके बाद आती है अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजीनेशन। अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजीनेशन बाय दी कॉपर। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल के वेपर्स बनाकर कॉपर के ऊपर से पास करवाते हैं। कॉपर को हीट किया होता है 573 केल्विन पर, तो अल्कोहल्स के वेपर्स को उसके ऊपर से पास करवाते हैं। डी यानी कि रिमूव होना, हाइड्रोजीनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? CH3CHO। तो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। कॉपर से पास करवाएंगे अल्कोहल्स के वेपर 573 केल्विन पर, कॉपर को हीट किया होगा कॉपर ट्यूब में से। ठीक है, तो अगर हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन और एक यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, और C और O में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमें यहाँ पर कीटोन्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रोपेनॉन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स बना लिए और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। अगर हम लोग यूज करते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, अब देखिए थर्ड डिग्री, यहाँ से हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास कोई कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो थर्ड डिग्री के केस में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि OH यहाँ से जाएगा सारे का सारा, और किसी दूसरे कार्बन का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें अल्कीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही एक अलग है कि थर्ड डिग्री में आप लोगों को क्या मिलेंगे, यहाँ पर अल्कीन्स मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन विद द कॉपर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने एक जर्नलाइज फॉर्म में याद रखना है रिएक्शंस को, तभी आपको याद रहने वाला है। ओके, अभी तो आगे चलते हैं। आगे है अभी हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल। तो मैंने इसे कुछ कोशिश की है कि आपको सभी रिएक्शंस एक ही पेज पर मिल जाएं, एक चार्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएं, ताकि आपको याद करनी इजी हो जाए। अब देखिए अभी इनके आप लोगों ने चार्ट्स बनाने हैं, इनको बार बार याद कीजिए, राइट डाउन कीजिए, मतलब रट्टा नहीं लगाना है, थोड़ा सा समझें फिर इनको राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करेंगे, बार बार इनको सोल्व करेंगे, इनके चार्ट प्रिपेयर करेंगे, याद करें पहले, फिर इनके चार्ट बनाएं। ठीक है ना, तो ही आपको अच्छे से याद रहेंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को ऐसे मतलब एज ए ये आपका कुछ बेस तैयार होता है, अगर आप लोग आगे इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये सब कुछ याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शंस के बारे में पूरी जानकारी आपके ब्रेन में सेव होगी, तभी आप कुछ सोच पाएंगे कि इनके साथ आगे आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं इन सभी कंपाउंड्स को यूज कर। ठीक है भी, तो फिनोल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमें, तो सबसे पहला रास्ता है फिनोल तक जाने का, बेंजीन से शुरू होता है। तो बेंजीन से फिनोल तक जाने के दो रास्ते हैं, पहले इस रास्ते को देखते हैं। इसमें हमने ऐड किया H2SO4 एंड SO3 गैस विद H2SO4 दैट इज द ओलियम, यानी कि इनको जोड़कर क्या बनता है H2S2O7 दैट इज द ओलियम। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया है इसमें। इसने क्या किया, इसने बेंजीन के ऊपर अटैच कर दिया SO3H यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें बना दिया। तो ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर फ्यूज कर दिया। फ्यूज करना मतलब हाई टेम्परेचर पर हीट करना। तो फ्यूज करने पर क्या होगा, अभी यहाँ से SO3H की जगह पर ONA अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ONA जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया, बाकी के कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होकर बाहर निकल जाएंगे, वो हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो इसमें हमने ऐड किया फिर से HCl, ताकि हम लोग Na को हटाकर H लगा दें। तो ऐसे आप लोग फिनोल बना सकते हैं। ये होता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनो ऑक्साइड पिछले चैप्टर में भी आपने यूज किया था। ठीक है भी, इतना क्लियर है। तो दूसरा रास्ता जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रास्ते के लिए मतलब दूसरा जो हमारे पास वे है बेंजीन से फिनोल बनाने का,
हम बेंजीन में ऐड करते हैं दैट इज द प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 फोस्फोरिक एसिड। प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोरिक एसिड, ये जो प्रोपीन का मॉलिक्यूल है ये जाकर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ से, तो ये ऐसे कुछ अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ी है बेंजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमिन, इसका एक स्पेशल नाम है क्यूमिन। इसका फार्मूला भी आपको पेपर में पूछा जाता है। तो बेंजीन के ऊपर CH के साथ बोथ साइड पर CH3 सिंपल सा तो फार्मूला है अभी, ठीक है भाई। तो ये बन गई क्यूमिन। अब क्यूमिन को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड बाद में उसमें ऐड किया जाता है H पॉजिटिव एंड H2, ठीक है। तो इसके बीच में एक दो स्टेप्स होते हैं, वो आप लोग इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। पहले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड करेंगे फ्रॉम एयर एंड सेकंड स्टेप में इसको H पॉजिटिव एंड H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि इसमें कोई हम लोग एसिड ऐड कर देंगे या फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला पूरा ग्रुप है इसका बन जाएगा यहाँ पर एसीटोन, वो बाहर निकल जाएगा और ये हमें फिनोल बना देगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारी क्यूमिन थी, क्यूमिन का ये जो CH था, इसके H के बीच दो ऑक्सीजन अटैच हो जाते हैं ऐसे। इस C के साथ तो दोनों साइड पर CH3 जुड़ा था, तो वो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपस में अटैच होकर क्या बना लेगी, दैट इज द एसीटोन, ये वाला एसीटोन। और ये जो OH है वो सीधा इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें यहाँ से फिनोल मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये कुछ दो स्टेप्स होते हैं, जो दो हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस थी फिनोल तक जाने के लिए। इसके अलावा डोज प्रोसेस जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी रीड की है, क्लोरोबेंजीन को फ्यूज करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसको हीट करते हैं एट दी 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर अप्लाई किया गया है 300 ATM का। इससे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर बन जाएगा ONA, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड। Na हटाने के लिए हम लोग HCl ऐड करेंगे तो हमें अल्कोहल यानी कि फिनोल मिल जाएगी, ठीक है भाई। सिमिलरली सबसे इजी मेथड जो है हमारा फोर्थ मेथड, हमने डाइजोनियम साल्ट यूज किया था। डाइजोनियम साल्ट को हम लोग वाटर उसमें ऐड करके उसको वार्म करेंगे हल्का सा, तो वो वहां से फिनोल बना देगा, ठीक है भाई। ये आपके पास सिंपल सी कुछ रिएक्शंस हैं जिसके साथ आप लोग फिनोल को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास फिनोल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि आपके लिए हमने एक ही चार्ट में मैंने पूरी रिएक्शंस उसकी बता दी हैं। दो तीन और एक्स्ट्रा रिएक्शंस होगी, तो ताकि आपको याद रखना इजी। तो मैं आपको पहले भी यही बता रहा था कि आपने ऐसे चार्ट्स को खुद बनाइए, बैठकर खुद बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहले इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। समझा हुआ होगा तो आपको ईजी लगेगा। तो फिनोल है, फिनोल की सबसे पहली रिएक्शन है विद सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें और भी कई ऑप्शंस होते हैं, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। तो वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को ब्रेक कर देता है एक तरह से, उसको एक अलग कंपाउंड बना देता है, दैट इज द बेंजोक्विनोन। स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर सिर्फ दो बॉन्ड बचे हैं, रिंग में सिर्फ दो बॉन्ड यहाँ पर बचे हैं, दिस इज नॉट द बेंजीन रिंग। रिंग में, ठीक है, 6 कार्बन की रिंग में दो बॉन्ड यहाँ पर बचे हैं, फिर दो बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ, दो बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ, ये एक अलग सी स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज द बेंजोक्विनोन। फिर अगर हम फिनोल में जिंक ऐड करें, जिंक डस्ट ऐड करें, उसको हीट कर दें, तो वो सिंपली क्या करेगा, फिनोल का ऑक्सीजन हटा देगा, तो उसे बेंजीन बना देगा। ऑक्सीजन जिंक अपने साथ जोड़कर जिंक ऑक्साइड बना देगा। ऐसे आप लोग फिनोल से सिंपल बेंजीन बनानी हो, जस्ट उसमें जिंक ऐड कर कर उसको आप लोग हीट कर दें, जिंक डस्ट ऐड कर कर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। चलो, अब फिनोल में अगर हम ऐड करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस ब्रोमीन अगर हम इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सभी जगह पर Br ग्रुप Br अटैच हो जाता है, और ये हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इन तो इस रिएक्शन के साथ हम लोग फिनोल की डिटेक्शन कर सकते हैं कि अगर इसमें एक्वस ब्रोमीन ऐड कर कर, ब्रोमीन वाटर को ऐड कर कर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इसका मतलब ये फिनोल ही है, ठीक है, क्योंकि फिनोल में ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्लियर है अभी। अगर हम यही रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CS2 हो गया या फिर CCl4 हो गया, तो सभी ऑर्थो पैरा की बजाय हमें दो मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेगा। हमें मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स मिलेगा यहाँ पर। तो एक पर अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन, एक में अटैच होगा पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन। तो पैरा प्रोडक्ट हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट होता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है भाई। सिमिलरली अगर हम फिनोल में ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, दीज टू आर नोन एज दी नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, NO2 ग्रुप को जोड़ेगा, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी फिनोल के सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को अटैच करवा देगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम इसको नाम देते हैं, इसका स्पेशल नाम है दैट इज द पिक्रिक एसिड। ठीक है, वैसे क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका एक कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। अगर इसी की जगह हम लोग डिल्यूट HNO3 ऐड करते हैं ओनली, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके भी नाम और फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखिए फिनोल की बेंजोइलेशन कुछ अलग तरीके से होती है। तो अगर हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं बेंजोइल क्लोराइड यानी कि C6H5COCl, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है COCl, तो क्या होता है कि यहाँ पर फिनोल का हाइड्रोजन की प्लेस पर CO एंड C6H5 ग्रुप पे आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिमिलरली अगर हम इसकी यहाँ पर अल्काइलेशन करवाते हैं, तो अल्काइलेशन इसकी पिछले चैप्टर जैसे ही सिमिलर होगी। अल्काइल ग्रुप जाकर ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और हमारे पास पैरा प्रोडक्ट इज दी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। सो ये थी कुछ फिनोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द फिनोल जो कि है सबसे पहले हमारे पास दैट इज दी कोल्बीस रिएक्शन। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कोल्बीस रिएक्शन में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम लोग फिनोल को चेंज करते हैं, दिस इज दी फिनोल। फिनोल को हमें चेंज करना है इनटू दी सैलिसाइलिक एसिड। तो हमें फिनोल से क्या बनाना है, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन के साथ COOH एंड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास सोडियम फिनोऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है सोडियम। ठीक है, सिंपल स्टेप है। सोडियम फिनोऑक्साइड को हम लोग बाद में रिएक्ट करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड at high temperature of the 400 Kelvin and under the pressure of 4 to 7 atmospheric। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो C और 2 ऑक्सीजन है CO2 के, ये दोनों यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बीच एक इंटरमीडिएट बनता है, वो बाद में रीअरेंज होकर हमें ये प्रोडक्ट बना देता है। इसमें हम बाद में एसिड ऐड करते हैं ताकि हम यहाँ से Na की जगह पर हम यहाँ पर H अटैच कर सकें। तो हम यहाँ पर डिल्यूट एसिड ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल जाता है, तो जिससे हमें यहाँ पर मिल जाता है सैलिसाइलिक एसिड। तो इस रिएक्शन में एक चीज और पूछी जाती है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप लोग उसकी स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से होती है, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। आप लोगों को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम किसी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोगों को इसके सभी स्टेप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। इतना क्लियर है अभी? चलो, अब ऐसे ही इसकी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो रीमर टीमर रिएक्शन के लिए हम इस रास्ते को जाएंगे। इस रास्ते में क्या है कि हमने फिनोल को सबसे पहले रिएक्ट करवाना है विद CHCl3। सो व्हाट इज द CHCl3, दैट इज द क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है, फिर से ऑर्थो पोजीशन में एंटर हो जाता है CHCl2 एंड ऊपर हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा विद सोडियम, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। तो CHCl3 में से क्या आता है, CCl2 आता है। तो CCl2 यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है CHCl2। इतना क्लियर है अभी? तो अब ये CHCl2 जो है, इसकी बाद में रिएक्शन हमने इसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो तो बीच में था ही, मतलब वो फिर से उसके साथ रिएक्ट करके आया, बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पर दोनों Cl की जगह पर यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएंगे,
जो बाद में अनस्टेबल होकर ब्रेक डाउन कर कर हमें यहाँ पर CHO ग्रुप बना देगा। तो जब यहाँ पर Cl की प्लेस पर 2 अटैच हो जाएंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप, तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर CHO यानी कि एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो बाद में यहाँ से Na हटाने के लिए हम इसमें डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो वो यहाँ पर H अटैच कर देगा, तो हमें मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो रीमर टीमर में क्या बनता है अभी, सैलिसल्डिहाइड, यानी कि इसका नाम क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये एक एल्डिहाइड है, ऊपर वाला एक यहाँ पर एसिड है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमर में इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करता है, CCl2। ठीक है, तो इसमें से CCl2 जनरेट होता है जो बाद में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। कोल्बिस रिएक्शन में CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके बाद आती है इसमें दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल्स जो होती हैं वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट कर कर एक डाई बनाती है। उन डाइज को नाम दिया जाता है एजो डाइस। तो यहाँ पर इसकी येलो कलर की एजो डाई बनती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फिनोल्स या फिर एनिलीन या और भी इनके कंपाउंड्स यूज कर कर डिफरेंट कलर्स की डाइज बना सकते हैं फ्रॉम द डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में रीड किया हुआ है। सो व्हाट इज द डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव, दिस इज द डाइजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन होगी विद फिनोल। ठीक है, तो क्या होगा, जहां जो इस पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होता है, हम शो नहीं करते बट सभी पोजीशंस पर हाइड्रोजन एटम तो होते ही हैं बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ से Cl रिमूव होगा, ये दोनों अपना HCl बना लेंगे और बाहर क्या निकलेगा, बाहर तो आएगा HCl, तो फॉर्म क्या होगा कि यहाँ पर ये जो N2 है, ये इसका एक N एटम इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ से, तो हमें कुछ यहाँ पर N डबल बॉन्ड N का बीच में एक फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा जिसकी दोनों साइड पर ही बेंजीन रिंग्स जुड़ी हैं। इसी को ही एजो ग्रुप बोलते हैं, तो इसे हमने एजो बेंजीन का नाम दे देते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OH है क्योंकि हमने फिनोल यूज की थी, तो ये बनती है एक येलो कलर की डाई। ठीक है, डाई यानी कि रंग जो बनते हैं, यहाँ पर हमें येलो कलर की डाई मिल जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज की जाती है फिनोल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए। अल्कोहल्स में ये रिएक्शन तो होती नहीं बट फिनोल्स में हो जाती है। इतना क्लियर है अभी? तो साथ साथ में आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं ईथर्स का पार्ट। हमने अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स में भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पर ही कार्बन एटम्स की चेन्स होती हैं, इनको बोलते हैं ईथर्स। तो हम इसे जनरली R अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अराइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग भी जोड़ सकते हैं। तो ROR इसका जनरल फार्मा हो जाता है ईथर का, जैसे कि CH3OCH3। तो दोनों तरफ एक एक कार्बन की चेन है, सो दिस इज द डाईमिथाइल ईथर। अगर हम लोग इसका यहाँ पर IUPAC नेम लिखते हैं, दिस इज द IUPAC नेम। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक कार्बन को अपनी आप लोगों ने पेरेंट चेन मान लेना है और दूसरा कार्बन यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, सो दिस बिकम्स मिथोक्सी। यहाँ पर भी एक कार्बन बचा है, मिथेन। ऐसे ही यहाँ पर इथोक्सी के साथ में 2 कार्बन है, इथेन। ऐसे यहाँ पर छोटी चेन को हमने मान लेना है सब्स्टिट्यूएंट, ये होगी हमारी पेरेंट चेन, तो ये बन गया आपका मिथोक्सी इथेन। 2 कार्बन है ना, इथेन बन जाएगा, मिथोक्सी इथेन। इतना क्लियर हो रहा है अभी? ठीक है, तो अब देखिए भी चैप्टर बहुत ही आपका इजी है अगर आप लोग स्टेप वाइज इसमें चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद इनके नोट्स बनाएंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ही आपको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो साथ साथ में सुनते जाइए, साथ में बैठ के अपने नोट्स बनाइए, सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन हो रहा है। सो आई थिंक कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद अब जैसे कि एक ये भी एग्जांपल है कि बेंजीन के साथ जुड़ गया है O एंड CH3। ठीक है, तो बेंजीन के साथ OR अटैच हो गया, तो इसको बोल देते हैं मिथोक्सी। इसको बोल दिया मिथोक्सी, और नीचे है बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। इसका एक और नाम है दैट इज द एनीसोल। तो एनीसोल नेम हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, एनीसोल।
इतना क्लियर है अभी? चलो अब इसकी प्रेपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमने ऑलरेडी इसमें रीड कर ली थी कि अगर हम लोग अल्कोहल्स को हीट करते हैं एट ए लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड की प्रेजेंस में हमने अल्कोहल को हीट करना है। एक्सेस ऑफ अल्कोहल होनी चाहिए, अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल एंड लो टेम्परेचर 413 केल्विन, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अल्कोहल के दो मोलिक्यूल, अल्कोहल शुड बी प्राइमरी अल्कोहल के दो मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक ईथर बना देंगे, ठीक है। इसके दो मोलिक्यूल हमने इसके 2 यूज कर दिए हैं, इसके दो मोलिक्यूल आपस में जुड़े और यहाँ पर हमें ईथर बना दिए, तो यहाँ से आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलते हैं। 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एंड दी 3rd डिग्री अल्कोहल्स अगर आप लोग इसमें यूज करते हैं तो वो अल्कीन्स ही बनाएंगे, उसमें डिहाइड्रेशन ही होगी। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ईथर बना सकते हैं, वो भी लो टेम्परेचर पर, ठीक है। क्लियर है अभी? इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म भी हैं, वो हम इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस चैप्टर में से बन सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, बट अगर हमें सब कुछ कवर करना है तो आपको इतना तो यहाँ पर करना ही होगा एटलीस्ट, ठीक है भाई। चलो ईथर्स की प्रेपरेशन की हमारी अगली रिएक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है कि हमने अल्कोहल ली, अल्कोहल को आप लोगों ने सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से आपको सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग सोडियम अल्कोक्साइड जो हमने बनाया है इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से अल्कोहल ही हमें यूज करनी होगी। तो सोडियम अल्कोक्साइड अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन दी अल्काइल हलाइड। तो ये जो आर ओ ग्रुप होता है, अल्कोक्साइड ग्रुप होता है, ये इस आर पर अटैक कर देता है, ये एक्स यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो आर डैश ओ आर इसके साथ जुड़ जाता है, तो हमें ईथर मिल जाते हैं, साथ में NX बाहर निकल आएगा। ये हमारा SN2 अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो इसमें आप लोगों ने याद क्या रखना है, ये जो अल्काइल हलाइड है दिस शुड बी प्राइमरी ऑलवेज, ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री या फिर 3rd डिग्री हुआ तो आप लोगों को एक रिएक्शन याद होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑर्गेनिक का जो आप लोगों का पिछला चैप्टर है उसमें हमने की थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या फिर इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन में हम लोगों ने क्या रीड किया था कि अगर आप लोग अल्काइल हलाइड्स को यूज करते हैं, मान लीजिए हम लोग इस अल्काइल हलाइड को यूज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो KOH अल्कोहलिक ऐड करना है, तो क्या होता है कि यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर हमें अल्कीन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये काम होगा अगर आप लोग 2 डिग्री या फिर 3rd डिग्री अल्कोहल्स अपने अल्काइल हलाइड्स को यहाँ पर यूज करते हैं, तो उसमें तो अल्कीन ही बनने वाले हैं। प्राइमरी का फिर भी चांस होता है कि वो अल्कीन्स बनाएगा या फिर हमें ईथर्स बनाएगा, वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पर अल्कोक्साइड आयंस का कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ होगा। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हलाइड ग्रुप ही यूज करना है। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, इनको अब हम लोग देखते हैं। इतना क्लियर हो गया अभी? सबसे पहले सोडियम अल्कोक्साइड आएगा R-ONA, जो कि अटैच होगा विद अल्काइल हलाइड एंड इट गिव अस द ईथर एंड सोडियम हलाइड, ठीक है। तो ईथर हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो अब जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि प्राइमरी अल्काइल हलाइड यूज कर दिया CH3Br, इधर की साइड हमने 3rd डिग्री जो हमारा यहाँ पर अल्कोक्साइड ग्रुप है RO है, इसको आप लोग 3rd डिग्री यूज कर सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। तो इसका ये जो 3rd डिग्री ग्रुप है ये पूरे का पूरा ग्रुप अटैक करेगा इस CH3 पर, तो यहाँ पर सोडियम की जगह पर CH3 अटैच हो जाएगा, तो साथ में NaBr आपको कुछ इस तरह का ईथर मिल जाएगा। यानी कि आपने अगर ऐसा ईथर बनाना है जिसकी एक साइड पर 3rd डिग्री ग्रुप जुड़ा है, दूसरी साइड पर प्राइमरी ग्रुप है, तो आप लोग 3rd डिग्री ग्रुप अल्कोक्साइड में यूज कीजिए, ना कि अल्काइल हलाइड में। जैसे कि ये हमारी रिएक्शन है, अगर हम इनको अपोजिट करवा देते हैं कि हम लोग 3rd डिग्री यूज कर रहे हैं अल्काइल हलाइड और प्राइमरी यूज कर रहे हैं अल्कोक्साइड, तो क्या होगा कि ये जो 3rd डिग्री है इसका SN2 अटैक नहीं हो पाएगा, ये SN1 में अपना कार्बोकटायन बनाकर बाद में अल्कीन बना लेगी। तो यहाँ से हैलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसका अल्कीन बन जाएगा विद NaBr एंड अल्कोहल, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात है, अल्काइल हलाइड इन द विलियमसन सिंथेसिस शुड बी प्राइमरी ऑलवेज,
ठीक है। अल्कोक्साइड जो होगा आपका ग्रुप वो प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री कोई भी हो सकता है, बट अल्काइल हैलाइड शुड बी ऑलवेज प्राइमरी। इतना क्लियर है अभी? चलिए, ऐसे ही अगर आप लोगों ने एनिसोल बनाना है यानी कि बेंजीन के ऊपर OCH3 जोड़ना है तो आपको सोडियम फिनोक्साइड यूज करना होगा, यानी कि आपको बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी है वही कंपाउंड यूज करना है। अगर हम इसको भी ऑपोजिट कर लेते हैं, यहाँ पर Br और ONA को एक्सचेंज कर दें, यानी कि ये चीज यूज कर लें कि बेंजीन के साथ जुड़ा है Br और यहाँ पर जुड़ा है ONA, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो ब्रोमोबेंजीन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना काफी मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। हमने रीड किया है पिछले चैप्टर में कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर अराइल हलाइड्स या फिर हेलो जो हमारे अरीन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लो होती है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, जिसके कारण वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बन जाता है, बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है कार्बन एंड Br का, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसमें ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है अभी? तो आगे है इसके बाद रिएक्शन विद HX, यानी कि हमने हेलोजन एसिड के साथ ईथर को ब्रेक करना है। रिएक्शन ऑफ ईथर, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, ठीक है। जैसे ये ईथर है, इसमें हमने ऐड किया HI, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, एक की अल्कोहल बना दीजिए और दूसरे के साथ आप लोगों ने आयोडीन इसके साथ जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसमें और HI ऐड कर दें तो ये अल्कोहल भी आगे चलकर एक HI के साथ रिएक्ट कर कर हमें फिर से एक आइडो इथेन बना देगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि हमें एक ईथर से एक तो मिल गया यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और दूसरी थी अल्कोहल, और दूसरी अल्कोहल भी बाद में चेंज होकर HI के साथ रिएक्ट कर कर वो भी अल्काइल हैलाइड में ही चेंज हो गई, तो हमें दो मोलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के यहाँ पर मिल जाते हैं ईथर की रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ द HI या हेलोजन एसिड, कोई भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, आप लोग कोई भी हेलोजन एसिड इस रिएक्शन में यूज कर सकते थे, ठीक है। तो उसी कोडिंग आप लोगों को यहाँ से अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, यानी कि हमने कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड की ये रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है अभी? अब इसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि आपने कौन से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब जैसे यहाँ पर एक कार्बन इस तरफ है, इस तरफ दो कार्बन है, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब कौन सा ब्रेक करना है, इसका आप लोगों ने रूल याद रखना है। अगर तो वहां पर थर्ड डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो उसका आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा हमेशा। अगर थर्ड डिग्री ग्रुप ना हो देन जो छोटा ग्रुप है उसका अल्काइल हैलाइड बना दे, ठीक है। अगर थर्ड डिग्री हुआ तो उसका अल्काइल हैलाइड, अगर थर्ड डिग्री ना हुआ तो जो स्मॉल ग्रुप है जिसका साइज छोटा है उसका आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड बना देना है। जैसे यहाँ पर इस तरफ भी प्राइमरी है, इस तरफ भी प्राइमरी है, तो जिसका साइज छोटा है इसका हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका अल्काइल हैलाइड, बाकी के दो कार्बन का हमने यहाँ पर अल्कोहल बना दिया। सिमिलरली ये जो एग्जांपल है इसमें इस तरफ है थर्ड डिग्री ग्रुप, ठीक है, और इस तरफ है यहाँ पर हमारा प्राइमरी ग्रुप। तो थर्ड डिग्री हो तो फिर तो आप लोगों ने कुछ नहीं और देखना, थर्ड डिग्री का सीधा अल्काइल हैलाइड बना दीजिए, तो ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरी अल्कोहल। अब इस तरफ है दैट इज द प्राइमरी और इस तरफ है हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी का कोई रोल नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी में छोटा ग्रुप देखिए तो प्राइमरी वाला ही हमारा स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ से ब्रेकिंग होगी, तो इसका अल्काइल हैलाइड और दूसरे की अल्कोहल। अब ऐसा क्यों होता है? अब देखिए जब तो थर्ड डिग्री ग्रुप है तो उसका कार्बोकटायन बनकर SN1 मैकेनिज्म अप्लाई हो जाता है, इसलिए थर्ड डिग्री ग्रुप पहले अल्काइल हैलाइड बना लेता है। अगर हमारे पास यहाँ पर थर्ड डिग्री ग्रुप ना हो तो SN2 लगना है। SN2 में क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लो करनी होती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लो उसमें होगी जिसका साइज छोटा होगा, इसलिए हम लोग छोटा अल्काइल ग्रुप यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर SN2 होती है और SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि हमारे जो कार्बन चेन है उसका साइज जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वहां पर आयोडाइड आयन उस पर अटैक कर पाएगा, ठीक है भाई। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद आती है रिएक्शन ऑफ, जैसे अगर हम एनिसोल की रिएक्शन करवा दें HI के साथ तो इसमें तो सिंपल है
कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये बिल्कुल नहीं ब्रेक होने वाला, तो ब्रेक हमेशा यहीं से होगा, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन, जो बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच होती है, उसका भी बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है ड्यू टू द सेम रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को फिनोल मिल जाएगी और साथ में CH3 के साथ आई जुड़ेगा और CH3I बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एनीसोल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रीड कर लेते हैं, जैसे कि एनीसोल की रिएक्शन विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि हम इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो OCH3 है, दिस इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें भी ऑर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल जाता है। तो जैसे आप लोगों ने फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिमिलरली आप लोग इसकी बना सकते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर या फिर पैरा पर अटैच होते हैं। इसका नाम क्या बनेगा? पैरा ब्रोमो एनिसो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी करवा दें अल्काइलेशन, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द नाइट्रेटिंग रीजेंट, तो क्या होगा? ऑर्थो और एंड पैरा पर NO2 ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। तो हमें दोनों ही यहाँ पर कंपाउंड्स का ये मिक्सचर मिलता है, इन सभी में ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बोथ यहाँ पर बनते हैं। तो ये थी कुछ रिंग सब्स्टिट्यूशन इन द एनिसोल, दैट इज द ईथर। ठीक है, यहाँ पर एक अराइल ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, उसकी हमने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो इसके साथ आपकी जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आप लोगों को रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। डिस्टिंक्शन और एसिडिक करेक्टर एंड द ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, वो सभी टॉपिक्स आपको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही आपका ये पूरा चैप्टर चलने वाला है। पहले आप लोगों ने अच्छे से इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेना है, आगे का पार्ट आपको फिर ही अच्छे से अंडरस्टैंड होने वाला है। सुनाओ, इसके बाद पूरे चैप्टर में से हमने कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स आपके लिए बनाई हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इनको आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो जैसे कि सबसे पहली है, अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है, एंड दीज आर मोर सोलुबल देन दी हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। अल्कोहल की सोलुबिलिटी वाटर में जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और ईथर्स, इन सभी से ज़्यादा रहती है, क्योंकि अल्कोहल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, अल्कोहल्स वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेती हैं। जैसे कि ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में सोलुबल रहती हैं और इनकी सोलुबिलिटी दूसरे कई कंपाउंड से ज़्यादा रहती है। सेकेंड, अल्कोहल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। इसका भी सेम रीजन है, अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स से ज़्यादा रहते हैं। इसका रीजन क्या है कि अल्कोहल के अपने अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल, दिस इज द ROH अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड दिस इज द अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल, इन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड हमने शो किया है, सो दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी? तो इसको अगर आप लोग यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, हम यहाँ से डिफरेंट कलर के साथ आप लोगों को एक बार शो कर देते हैं। सो दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है RO का, ठीक है, उसके साथ, और यहाँ पर आप लोगों को एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होती है। ऐसे ये ऑक्सीजन आगे अट्रैक्शन करेगा, तो ऐसे ये ऑक्सीजन आगे अट्रैक्शन करेगा। तो ऐसे आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो थर्ड पॉइंट इज द orthonitrophenol has lower boiling point than the paranitrophenol. This is the very very important. ऐसे भी पूछ लेता है कि
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज द स्टीम वोलेटाइल, यानी कि इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण क्या है? अब देखिए, जो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जबकि फिनोल की OH के साथ वाले की कार्बन यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसमें जो OH का हाइड्रोजन है और जो NO2 का ऑक्सीजन है, उनके बीच ही यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस हाइड्रोजन एंड इस ऑक्सीजन के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिक्यूलर हुई है, मॉलिक्यूल एक ही में अंदर ही अंदर बॉन्ड बन गया है, तो इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होने नहीं वाला, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पर। एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ये मॉलिक्यूल अपने अंदर किस तरह से जुड़ा है, उस पर ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनोल की, तो पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होगा कि ये है हमारा पैरानाइट्रोफिनोल, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो दिस इज दी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो इसमें बनते हैं इंटरमोलिक्यूलर, इंटर मींस दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके कारण पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है देन दी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। OH ग्रुप और OR ग्रुप यानी कि अल्कोक्सी ग्रुप, जैसे हमने एनिसोल में आपको बताया था, OCH3 ग्रुप, जो बेंजीन के साथ जुड़े हों, अटैच टू दी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि रेजोनेंस में आप लोग ये देख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आकर जुड़ता है। अब इसमें होता क्या है, अब देखिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करता है और एक न्यू बॉन्ड बन जाता है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड हो जाते हैं। अब कार्बन ने तो टोटल 4 बॉन्ड ही हमेशा रखने होते हैं, अगर यहां से यहां तक एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा तो यहां से एक ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस रख लेगा ये कार्बन, तो यहाँ वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, तो ऊपर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट किए थे, शेयर किए थे, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे जो इसके जो अगला कार्बन है उसके साथ अपना न्यू बॉन्ड बनाएगा, और उसके लिए ये जो एक ओल्ड बॉन्ड आप लोगों का ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से, और ये चार्ज पहुंच जाएगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पर हमारा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आगे वाले C पर अटैक करेगा, वो बाद में अपना बॉन्ड ब्रेक कर कर इस पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा, तो लास्ट में ये अटैक करेगा फिर से जो हमारी सबसे पहली कार्बन थी उस पर, वो अपना जो न्यू बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया था ऑक्सीजन के साथ उसको यहाँ से ब्रेक करवा लेगा, तो हमें दोबारा से ये स्ट्रक्चर एंड वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो रेजोनेंस पर मैंने कुछ एक दो सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग उन्हें सुन सकते हैं। तो इसमें शो हो रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर आकर जुड़ेगा। फॉर बोथ द फिनोल एंड द एनिसोल, ईथर्स में भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग एनिसोल की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस हाइड्रोजन की जगह पर आप लोगों ने CH3 यूज करना है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। इसके बाद है कि COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री का। ठीक है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल यहाँ पर एंगल बनता है। ठीक है, सो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से यहाँ पर एंगल छोटा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री का चेंज होता है, 108.5 रह गया। इसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर्स पड़े हैं ये आपस में रिपल्शन करते हैं, आपस में भी और बॉन्ड पेयर्स को भी, तो लोन पेयर की रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण के यहाँ पर एंगल जो है वो यहाँ पर छोटा हो जाता है ड्यू टू दी रिपल्शन ऑफ दी लोन पेयर्स। ठीक है भाई, छोटे छोटे रीजन होते हैं, अभी आप लोग एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे है कि जो फिनोल होती है, फिनोल हैज द स्मॉल डाइपोल मूवमेंट देन द मिथेनॉल। इसकी डाइपोल मूवमेंट स्मॉल होती है। ठीक है, फिनोल की डाइपोल मूवमेंट क्या होती है अभी,
डाइपोल मोमेंट बनती है कि कितना चार्ज सेपरेशन हो रही है। जितनी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही डाइपोल मोमेंट होगी। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, अब देखिए ऑक्सीजन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है हाइड्रोजन से, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यही चार्ज की सेपरेशन डाइपोल मोमेंट बनाएगी। अब ये जो बेंजीन है ना, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती रहेगी और इस चार्ज को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो जिसके कारण के यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी लो हो जाएगी और हमारी डाइपोल मोमेंट भी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, जिसके कारण बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, डाइपोल मोमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है भाई। ईथर्स आर द इनर्ट कंपाउंड्स, ईथर इनर्ट होते हैं क्योंकि उनमें कोई एक्टिव साइट नहीं होती, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है सी विद ओ सी, यानी कि ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है दोनों कार्बन एटम के बीच, इसके ऊपर कोई एक्टिव साइट यानी कि कोई पार्शियल चार्जेस वगैरह कुछ खास नहीं होते जिसके ऊपर कोई अटैक कर सके, तो इसलिए ये ज़्यादातर इनर्ट रहते हैं। ठीक है, ईथर्स की भी डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, चाहे कि अगर आप लोग सोचें, अगर इसको हम ऐसे सोचेंगे तो ऑक्सीजन को दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ हमारी सेम चार्जेस ही आने वाले हैं, सॉरी ऑपोजिट हो गया चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाते। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर एंगुलर होती है, तो दोनों की डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो हमें कुछ अलग मिलती हैं, तो जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट मिल जाती है ड्यू टू द एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर। अगर लीनियर स्ट्रक्चर होती, स्ट्रेट होती, तो दोनों डाइपोल मूवमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण वो आपस में जीरो रिजल्टेंट देती थी। ठीक है, बट एंगुलर है तो एंगुलर होने के कारण वो दोनों एड अप होकर आप लोगों को एक रिजल्टेंट बना देती हैं। क्लियर है अभी? चलो, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। तो आगे चलते हैं अभी, एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी नोट्स बना रहे हो अभी साथ में? बनाओ भी, बनाओगे तो कुछ पता चलेगा। ठीक है, आपके लिए हमने इतने अच्छे नोट्स बना कर दिए हैं, तो आप लोगों ने बस सुनना है वीडियो को और थोड़ी देर पॉज कर कर इसके साथ अपने नोट्स बना लेने हैं, बस यही काम करना है और कुछ नहीं आपका काम, आपको सब कुछ आ जाएगा इसी में। ठीक है, बाद में एक दो बार इसे रीड कर लेना, याद कर लेना, इजीली काम हो जाएगा। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, सो अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड होती हैं, क्योंकि अल्कोहल में अगर हम लोग देखें, अगर पहले हम लोग देखते हैं वाटर, ठीक है, तो ये वाटर है, तो वाटर में क्या होगा कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर कोई ग्रुप इफेक्ट नहीं करता क्योंकि हाइड्रोजन है, दोनों साइड पर सेम इफेक्ट करेगी, इसमें पोलैरिटी काफ़ी रहती है। बट अगर हम लोग अल्कोहल में बात करें तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, जिसके कारण बॉन्ड की पोलैरिटी को वो डिक्रीज कर देगा ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके कारण के ये एक वीक एसिड बन जाएगा, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो वीक एसिड बन जाएगा। अमंग अल्कोहल्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज, प्राइमरी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सेकेंडरी और वीक हैं, थर्ड डिग्री और वीक है। वीक तो हो गए भी, क्यों वीक होंगे? वीक होंगे क्योंकि ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, अगर दो अल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, मोर द इंडक्टिव इफेक्ट तो मोर पोलैरिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर तीन अल्काइल ग्रुप आ गए तो और ज़्यादा सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसके कारण के हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस से इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे तो आप लोगों को ईजिली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है अभी? फिर आता है फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दी अल्कोहल्स, फिनोल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, तो जब आप लोगों ने किसी का भी एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो उसकी H को बाहर निकालें, H पॉजिटिव, उसका आयन बना लें। अब इस आयन की स्टेबिलिटी चेक करें, यहाँ पर ये आयन है, इसका नाम फिनोक्साइड आयन, ठीक है, और अल्कोहल का H पॉजिटिव उतारें और इसका आयन अल्कोक्साइड आयन। अब देखिए फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, इसमें तो बेंजीन रिंग जुड़ी है, रेजोनेंस बन जाएगी, ये तो स्टेबल है, बट अल्कोक्साइड में ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं हो सकती, अल्काइल चेन है सिंपल, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो मोर एसिडिक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिनोल्स में फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड,
देन द फिनोल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन द फिनोल, इसलिए ये तो ईजिली इसमें चेंज होकर H पॉजिटिव अपना रिलीज कर देगा। बट देयर इज नो सच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन द अल्कोक्साइड आयन, तो इसलिए वो वीक एसिड रह जाते हैं अल्कोहल्स। सिर्फ उनके आयन की स्टेबिलिटी आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है भी। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आयन, ठीक है भी, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं कि अगर हमने फिनोल के साथ कुछ अटैच कर दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। अगर तो हम लोग अटैच करते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे NO2 CNOX, ये अनक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि ये फिनोक्साइड आयन को और स्टेबलाइज कर देंगे। ये जो आयन जुड़ा है जिस पर ऑलरेडी ही नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ आप लोग NO2 यूज कर लें, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाएंगे, तो ये और स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये इसको स्टेबलाइज करवाता है। तो अगर पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ऑर्थो वाला उससे वीक, मेटा वाला सबसे वीक, और उसके बाद फिनोल आता है सिंपल, यानी कि पैरा पर ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो पैरा पोजीशन पर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं फिनोल के, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को एक और वे से एक्सप्लेन करते हैं, pKa वैल्यूज। Ka क्या होता है, डेसोसिएशन कांस्टेंट, Ka इज द डेसोसिएशन कांस्टेंट, उसके साथ हमने P लगा लिया, तो pKa जैसे कि हम लोग लॉग सोल्व करते हैं, pH सोल्व करते हैं, तो दिस इज द माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है। pKa वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सो pKa वैल्यू अगर स्मॉलर है तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जो स्ट्रोंगर एसिड है उसकी पीके वैल्यू स्मॉल होगी, वीक एसिड की थोड़ी सी हाई हो गई, और वीक हो गया और हाई हो गई, और फिनोल तो काफी वीक है उसकी वैल्यू और हाई हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ देते हैं CH3OCH3, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास ऑलरेडी होते हैं, फिनोक्साइड आयन के पास, ये अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अटैच कर दिया, वो अपने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वो उसे डिस्टेबलाइज करवा देगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो फिनोल इज मोर एसिडिक। उसके बाद मेटा वाला, उसने मेटा पर डिक्रीज करवाया है बट ज़्यादा नहीं डिक्रीज कर पाया है। फिर पैरा वाला, और सबसे डिक्रीज होता है ऑर्थो में, यानी कि ऑर्थो वाला वीक एसिडिक होगा सबसे ज़्यादा इन एसिड्स में से, तो नीचे उसकी पीके वैल्यू सबसे हायर रहेगी क्योंकि वो सबसे वीक है। तो ऑर्थो पर इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहा है जब हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यूज़ किया है, ठीक है भाई। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स पूछे जाते हैं पेपर में कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऐसे आप लोगों ने इनको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो इनके नाम भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, दिस इज दी ऑर्थोक्रेसोल, पैराक्रेसोल एंड दी मेटाक्रेसोल, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए, सिंपल अल्कोहल है, फिर आती है 4 मिथॉक्सीफिनोल, सो 4 मिथॉक्सीफिनोल, दिस इज दी 4 मिथॉक्सीफिनोल, ठीक है, क्योंकि हमने CH3 ग्रुप जोड़ा है तो ये फिनोल से वीक एसिड होगी। उसके बाद आती है फिनोल, फिर आती है 3 नाइट्रोफिनोल, सो दिस इज द 3 नाइट्रोफिनोल, इनकी स्ट्रक्चर्स ऊपर ही हैं, आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द 3 नाइट्रोफिनोल। फिर आता है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, अगर हम दो NO2 ग्रुप अटैच कर लें तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड बन जाएगा, 3 पर और 4 एंड दी 5 पर, दोनों मेटा पोजीशंस पर अगर हमने NO2 जोड़े हैं। फिर है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड दी पैरा पोजीशन पर अगर आप लोग यहाँ पर NO2 जोड़ दें तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से बन जाएगा, यानी कि जितने ज़्यादा आपके NO2 ग्रुप जुड़े होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, उतना वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिड बन जाएगा। क्लियर है अभी, ओके। चलो ये ऑर्डर्स आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। फिर आते हैं कुछ ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के कुछ ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, ये भी काफी सिंपल है। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स जो सिंपल होते हैं उनके लो होते हैं, फिर आते हैं ईथर्स, फिर एल्डिहाइड्स के, फिर अल्कोहल्स आती हैं, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सबके जनरल फार्मूला लिखते हैं, दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, RCOOH, दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है, एंड ईथर्स ROR, एंड अल्केन्स आपका सिंपली RH हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक ये ऑक्सीजन बनाता है, एक ये हाइड्रोजन बनाता है, यानी कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, मोर एक्सटेंसिव यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और जो एल्डिहाइड होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होते, बट इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ईथर एंड जो अल्केन्स हैं उनसे हाई रहते हैं। फिर अल्कोहल्स के क्यों हाई है एल्डिहाइड से, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है चीजें। क्लियर है अभी? चलो, इसकी एग्जांपल है मीथेनॉल, फिर इथेनॉल। जितना चेन का साइज इंक्रीज होगा उतना ही हायर बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा। प्रोपेनॉल, यहाँ पर एक कार्बन वाला था, ठीक है, यहाँ पर दो कार्बन वाली चेन बन गई आपकी, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3 कार्बन की चेन, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप लोग चेन का साइज इंक्रीज करेंगे, फिर ब्यूटेन टू ओल। सो ब्यूटेन टू ओल क्या बनता है कि दूसरे नंबर पर हमारा OH जुड़ा है, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज द ब्यूटेन टू ओल। देन आ गया आपका ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 ओल में क्या है कि हमने पहले कार्बन पर ही OH अटैच कर दिया है। अब देखिए इसकी लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, इसकी थोड़ी सी ब्रांचिंग हो गई है OH के कारण। अगर जितनी लॉन्ग चेन होगी उतना सरफेस एरिया उसका हायर रहेगा, और उतनी ही वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बनाएगा, यानी कि वैन डर वाल फोर्सेस बनाएगा। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पर अनक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन है, मोर सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर रहेगा देन दी ब्रांचिंग वाला जो आपका यूज होगा, उससे इसका हायर रहेगा। तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, जिसकी कुछ और एग्जांपल्स आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फिनोल इज मोर देन द टोलुइन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट भी टोलुइन से हायर होते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स के जो हैं वो अल्केन से हायर होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोलबिलिटी ऑफ फिनोल इज लेस देन अल्कोहल्स इन वाटर, अल्कोहल्स वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो जाती हैं, फिनोल्स की उनके मुकाबले सोलबिलिटी काफी लो रहती है। दिस इज ड्यू टू द नॉन पोलर अराइल ग्रुप, जो नॉन पोलर अराइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, फिनोल के साथ। अब देखिए फिनोल भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकती है, पर यहाँ पर होता क्या है कि ये जो नॉन पोलर ग्रुप है ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनने से रोकता है, यानी कि उनको काफी वीक रखता है। तो इसलिए इसमें जो है वो कुछ खास नहीं चेंज होगा, बट फिर भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे ही, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टोलुइन से हायर रहेगा, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स, के हम लोग अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास वैसे दो इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शंस, उनमें से एक ही हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें अल्कोहल्स की रिएक्शन करवानी है विद इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे। अल्काइल हैलाइड्स जो कि इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, जिसके कारण उस सॉल्यूशन की अपीयरेंस हमें मिल जाती है, दैट इज द टर्बिडिटी अपीयर होनी शुरू हो जाती है। वहां पर आप लोग कह सकते हैं कि टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस बन जाती है, जैसे आपने सॉल्यूशन में चोक घोल दिया हो पानी में, वैसी वहां पर आप लोगों को अपीयरेंस मिल जाएगी। तो ये सिमिलर एक्शन हमने ग्रूव्स प्रोसेस में भी रीड की हुई है। तो इसमें क्या होगा कि अल्कोहल्स में हमने ऐड किया है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये Cl जाकर अल्कोहल का जो R ग्रुप होगा, ठीक है, ये ROH अल्कोहल है, R ग्रुप के साथ अटैच होकर हमें अल्काइल हैलाइड बना देगी, जो कि इनसोल्युबल इन वाटर होगा, तो हमें अपीयर हो जाएगी, दैट इज द टर्बिडिटी। अब देखिए अगर तो हुए हमारे पास 3rd डिग्री अल्कोहल्स, तो रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन में टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी। अगर हुए 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, तो आपकी रिएक्शन विद इन द 5 मिनट्स होगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो होती है। सो विद इन 5 मिनट्स सॉल्यूशन में अपीयर हो जाएगी टर्बिडिटी। तो अगर हुए हमारे प्राइमरी यहाँ पर अल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो उसकी रिएक्शन ओनली उसको हीट करने पर होगी। अगर हम लोग सोल्यूशन को हीट करेंगे तो ही वहां पर टर्बिडिटी अपीयर होगी, तो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाएगी। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन करनी है तो हमें कौन कौन सी रिएक्शंस ऑलरेडी हमने इस वीडियो में रीड की हुई हैं, सभी रिएक्शन वही सेम रिएक्शंस हम एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली होती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो हमने क्या देखा था कि फिनोल में अगर हम एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं यानी कि ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो दोनों ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हाई एक्टिविटी, क्योंकि रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाती है एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए तो वहां पर हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देती है अगर हमारे पास फिनोल हुई। तो अल्कोहल हुई तो उसकी इसके साथ कोई वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर नहीं बनने वाले, सो अल्कोहल्स डू नॉट गिव द वाइट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड है इसमें दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग फिनोल ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी रिएक्शन। तो डाइजोनियम क्लोराइड का यहाँ पर जो N2 होते हैं वो यहाँ पर बेंजीन के साथ यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी, तो यहाँ पर एजो डाई मिल जाएगी, यानी कि हमें एक येलो कलर की एजो डाई मिल जाएगी अगर फिनोल हुई। अल्कोहल हुई तो ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। तो ऐसे आप लोग अल्कोहल एंड फिनोल्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। थर्ड आता है दैट इज द लिटमस टेस्ट। बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं अल्कोहल्स के मुकाबले, तो ये लिटमस सोल्यूशन को भी अफेक्ट कर देते हैं, अल्कोहल्स बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिनोल टर्न द ब्लू लिटमस टू द रेड बिकॉज इट इज एसिडिक एंड अल्कोहल्स डू नॉट इफेक्ट ऑन द लिटमस सोल्यूशन। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग अल्कोहल वर्सेस फिनोल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। और भी रिएक्शंस हो सकती हैं बट आप लोग ये 3 रिएक्शंस याद कर लें, आपका इजीली काम चल जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये थी डिस्टिंक्शंस अल्कोहल वर्सेस फिनोल एंड अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल्स। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी ये सभी रिएक्शंस इसमें रीड कर ली हैं, तो मैकेनिज्म हम उनके अब यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की एसिडिक हाइड्रेशन हमें करवानी है। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में हम उसमें H2O को ऐड करने वाले हैं। क्लियर है अभी? तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इथीन है। आप लोग कोई भी अल्कीन यूज कर इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। उसमें H2O कैसे ऐड होता है? अब देखिए H2O के 2 पार्ट है, H एंड OH। एक C के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दीजिए और इसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है अभी? तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर है अभी? अब इस रिएक्शन में हमारे पास 3 स्टेप होंगे, वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कीन। अब देखिए H प्लस H2O यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा जो कि इस डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड को अपने साथ जोड़ देगा और ये बॉन्ड इस जो है H पॉजिटिव के साथ फॉर्म हो जाएगा। और H2O यानी कि ये जो हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्ड था ये ऑक्सीजन अपने पास रख लेगी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म कर कर वो H पॉजिटिव यहाँ पर C पर जाकर अटैच होगा, तो यहाँ पर ये H अटैच हो गया। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यानी कि ये बॉन्ड इस तरफ को चला गया, तो ये C से दूर गए हैं इलेक्ट्रॉन, इसने लॉस किए हैं, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास बन गया कार्बोकटायन। इतना क्लियर है अभी? कार्बोकटायन हमने बना लिया है। अब इस कार्बोकटायन को हम आगे यूज करेंगे हमारे सेकंड स्टेप में। दिस कार्बोकटायन, इस पर फिर से होगा H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब H2O जो है उसका ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा टू दी C एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ से डिनोट किया, एक बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर चला गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो अब इसको देखिए, ये एक तरह से ध्यान से अल्कोहल है, बट अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास एक H एक्स्ट्रा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है अभी? तो सबसे पहले स्टेप में सिंपल जो अल्कीन में H पॉजिटिव ऐड करना है,
कार्बोकटायन बना लें, फिर उस कार्बोकटायन पर H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएं, तो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी। अब अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो हमारी सिंपल अल्कोहल बन जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या हो रही है, डी प्रोटोनेशन हो रही है, दिस इज अवर प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ से क्या होगा कि H2O एक H को अपने साथ यहाँ से जोड़ देगा, इस H को, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पर छोड़ जाएगी और ये जो है इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा H पॉजिटिव O के साथ। तो यहाँ पर बच गया हमारा H3O पॉजिटिव और यहाँ पर अकेला OH बच जाएगा, तो हमारी अल्कोहल बन जाएगी। यानी कि जो H3O पॉजिटिव है, जैसे हमने पहले स्टेप में ऐड किया था वैसे ही आपको एंड के वो स्टेप में सेम टू सेम एज इट इज ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप में हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बना पाए हैं। स्टेप्स के नाम याद रखिए, सबसे पहला था प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सेकंड था न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोकटायन, एंड हमारा थर्ड होगा यहाँ पर डी प्रोटोनेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इससे हमें अल्कोहल मिल जाएगी। क्लियर है अभी? थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको फील हो सकता है बट है नहीं बिल्कुल भी। एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है अभी? चलो, अगला मैकेनिज्म है हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन। इसके ऑपोजिट अब अल्कोहल से अल्कीन बनाया जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहल में अगर हम एसिड की प्रेजेंस में उसको हाई टेम्परेचर यानी कि 443 केल्विन प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो हमें अल्कीन्स बना देता है। ठीक है, विद H2O। इतना क्लियर है? चलो, रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पहले रीड की हुई हैं, तो हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिर से फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑपोजिट चलेंगे, यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हमने डी प्रोटोनेशन किया था, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इनसे वापस हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे। सो दिस इज द अल्कोहल विद H पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव के साथ शेयर कर कर वहां पर बॉन्ड बना लेगा और उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारी बन चुकी है। अब क्या होगा, ये अपने में से एक H2O लॉस कर देगी। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का ये जो O पॉजिटिव और दोनों हाइड्रोजन वाला पार्ट है, यहाँ से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींचकर यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर चला गया इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा बन गया कार्बोकटायन एंड H2O बाहर है। अब ये जो कार्बोकटायन है, अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर किया है, प्राइमरी अल्कोहल यूज की है। अब ये कार्बोकटायन क्या करेगा कि अपना H पॉजिटिव एक लॉस कर देगा, अपना हाइड्रोजन यहाँ से लॉस कर देगा, यानी कि दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शेयर कर कर खुद H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमें एक अल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ से अल्कीन्स बना सकते हैं। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने वाटर लॉस किया है टू फॉर्म द स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले स्टेप में हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया गया, उसके बाद हमने कार्बोकटायन बनाया, उसके बाद हमने एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन कर कर यहाँ पर अल्कीन्स बना लिए। इतना क्लियर है अभी? तो अगर आप लोग देखेंगे एसिडिक हाइड्रेशन और एसिडिक डिहाइड्रेशन रिवर्स स्टेप्स में ही हो जाती हैं, तो आप लोग इनको ईजिली याद कर पाएंगे। क्लियर है अभी? चलो, इसमें ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन क्या है कि 3rd डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो उसकी डिहाइड्रेशन ईजी है, फिर 2 डिग्री, फिर आएंगे 1 डिग्री। वो तो सिंपल है कि कार्बोकटायन भी उसी का स्टेबल होता है। अगर हमारे पास 3rd डिग्री अल्कोहल होंगे तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, सेकेंडरी होंगे और थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी, प्राइमरी की और कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 2 मैकेनिज्म तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म्स इस चैप्टर में हैं, वो भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि हमारा इसके आगे है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ही है। हमने अभी जो सेकंड वाला किया था वो भी एसिडिक डिहाइड्रेशन थी अल्कोहल की टू फॉर्म द अल्कीन्स। अब अल्कोहल की एसिडिक डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द ईथर्स। अब ईथर्स बनाने के लिए मैंने आपको रिएक्शन पहले ही बताई थी कि एसिड की प्रेजेंस में हमें एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करनी है और उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर हीट करना है, और अल्कोहल इज ऑलवेज बी प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में लें, उसको लो टेम्परेचर पर हम लोग एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें ईथर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है भी?
तो ईथर अल्कोहल से ही मिलने वाला है, 413 केल्विन पर हीट कर कर हमें ईथर मिल जाता है। CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ ये दोनों ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इसके जो हमने दो मॉलिक्यूल यूज़ किए थे वो आपस में अटैच हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग सेम होगी, प्रोटोनेशन, इसमें H पॉजिटिव ऐड हुआ, ये हो गया। फिर क्या होगा, अब आगे क्या होगा कि जो हमने अभी अभी किया था मैकेनिज्म में, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, इसके जो सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, ठीक है, इस वाले में इसमें हुआ था कि जो कार्बोकटायन है वो सॉरी जो यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो कार्बोकटायन बना लेती है, स्टेबल कार्बोकटायन बना लेती है। बट अब क्या होगा, जो हमारी प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो इससे पहले के कार्बोकटायन बनाए उसके ऊपर दूसरी अल्कोहल अटैक कर देगी, SN2 अटैक कर देगी इस अल्काइल चेन पर। ठीक है, H2O तो बाहर जाना ही था, जो यहाँ से कार्बोकटायन बनना था उसके ऊपर क्या किया, दूसरी अल्कोहल ने अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया, क्योंकि अल्कोहल एक्सेस में है। ठीक है, तो दूसरी अल्कोहल ने अपना अटैक कर दिया, तो अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बिकॉज उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये तो ये वाला अल्काइल ग्रुप हो गया। अब ये वाला अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ यहाँ पर जुड़ चुका है, तो हमें कुछ ऐसी चीज यहाँ पर मिल जाती है, मतलब एक ईथर टाइप बन चुका है, बट ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। वो अगले स्टेप में खुद ब खुद ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। ठीक है भाई। सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल्स हमें अल्कीन्स बनाएंगी, क्योंकि उनमें स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है, उनके कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हाई होती है। ठीक है भाई। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में ही आप लोग ईथर्स बना सकते हैं, वो भी लो टेम्परेचर पर। ठीक है, कि इससे पहले कार्बोकटायन बने, दूसरा अल्कोहल आकर SN2 अटैक कर दे, तो हमें वहां से ईथर्स मिल जाएंगे। इतना क्लियर है अभी। चलो, फिर एक और मैकेनिज्म इसमें आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज दी आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ईथर पार्ट, है रिएक्शन ऑफ HI विद द ईथर। अगर हमने ईथर को ब्रेक करना हो विद हेलोजन एसिड HI HCl HBr, तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, तो जितनी भी वहां पर आप लोगों ने, ये मैंने आपको रूल्स बताए थे कि छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन अटैच होगा, थर्ड डिग्री के साथ वहां पर अल्काइल हैलाइड बनेगा, वो सब बातें आप लोगों को मैकेनिज्म में अंडरस्टैंड होने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ईथर है CH3OCH3, इसमें हमने HI ऐड किया हेलोजन एसिड, एक की अल्कोहल बन गई। ठीक है, और दूसरे के साथ यहाँ पर आयोडीन अटैच हो गया, इसके साथ आयोडीन लग गया, इसके साथ अल्कोहल बन गई, तो ऐसे एक अल्काइल हाइड एक अल्कोहल हमें मिल जाती। अब होता क्या है, अब देखिए स्टार्टिंग सेम रहेगी, प्रोटोनेशन होगी सबसे पहले, ईथर की प्रोटोनेशन, यानी कि HI में से H पॉजिटिव ओनली इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमें, दैट इज दी दिस वन ईथर, जिसके ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, साथ में आयोडीन, जो आयोडाइड आयन है वो अलग है। ठीक है, अब देखिए आयोडाइड आयन क्या करेगा, आयोडाइड आयन अपना SN2 अटैक करेगा, सिंपल है, वो तो SN2 अटैक करेगा बिकॉज इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वो एक कार्बन चेन, अब देखिए SN2 अटैक कौन से ग्रुप पर हो सकता है, SN2 में हमने देखा था लो स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, यानी कि छोटे साइज का ग्रुप जिसके आसपास रश ना हो, और ग्रुप्स का और एटम्स का रश ना हो। ठीक है, छोटा साइज हो, उसके ऊपर जो स्टेरिक हिंड्रेंस लो हो जाती है और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाना ईजी होता है। तो यहाँ पर तो दोनों ग्रुप एक जैसे थे, तो एक ग्रुप के ऊपर इसने SN2 अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर इस तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो इस CH3 के साथ I जुड़कर हमें अल्काइल हैलाइड मिल गया और अल्कोहल मिल गया। यहाँ पर तो सिंपल काम था। ठीक है, अब अगर हम लोग HI एक्सेस में ऐड करते हैं, ठीक है, एक्सेस में रखते हैं, तो क्या होगा, तो भी हमारा SN2 अटैक हो जा और ये चीज बन जाएगी। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो इसमें दूसरा केस था कि अगर एक ग्रुप हमारा थर्ड डिग्री हो, अगर कुछ ऐसा ईथर हो, तो ये इसी में एक दूसरी एग्जांपल का मैकेनिज्म है। कुछ ऐसा ईथर है कि एक तरफ जुड़ा है हमारे पास थर्ड डिग्री ग्रुप, एक तरफ हमारे पास जुड़ा है प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, कुछ ऐसा ग्रुप है, इतना क्लियर है। अब इसमें HI आया तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर ही अटैक करेगा H पॉजिटिव, यानी कि उसके साथ जुड़ जाएगा, ये चीज बन गई। अब जो आयोडाइड है, अब क्या होगा कि इससे पहले कि वो अपना SN2 अटैक कर पाए, ठीक है, छोटे ग्रुप पर, ये जो थर्ड डिग्री है वो अपना स्टेबल कार्बोकटायन ही बना लेगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड डिग्री ग्रुप है ये यहाँ से बाहर निकल कर अपना एक स्टेबल कार्बोकटायन बना लेता है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है
और ये वाली अल्कोहल हमारी सेपरेट बन जाती है। अब ये जो थर्ड डिग्री कार्बोकटायन है ये आयोडीन, ये यहाँ पर आयोडाइड आयन के साथ अटैच होकर अपना अल्काइल हाइड बना लेगी। तो मतलब क्या है कि भी अगर तो थर्ड डिग्री है ग्रुप, वो तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है, वो खुद ब खुद अपना कार्बोकटायन बना लेगा, बाद में आयोडाइड के साथ अटैच हो जाएगा। अगर वो ना हो, प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो कार्बोकटायन स्टेबल बनने से पहले SN2 अटैक हो सकता है लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पर। तो लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पर SN2 अटैक हो जाता है, तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म चलता है। अगर थर्ड डिग्री ग्रुप है तो SN1 मैकेनिज्म चलता है, यानी कि कार्बोकटायन बनेगा, फिर उसके साथ जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है भी। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म और है जो आप लोगों ने खुद रीड आउट करना है। ठीक है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ये एक बार एग्जाम में आया था तो इसलिए मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लोगों ने खुद रीड करना है। 2 स्टेप इसके यहाँ पर हैं और 1-2 स्टेप यहाँ पर है, तो ये 4 स्टेप्स में टोटल मैकेनिज्म आपका डिवाइड होगा। अगर आपको ना अंडरस्टैंड हुआ तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में हमें बताना है, तो किसी सेपरेट वीडियो में मैं इस पूरे मैकेनिज्म को अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी कंप्लीट डायरेक्शन पर। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आप लोग खुद अब इनको सोल्व कर पाएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एस्टर ग्रुप को कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ यहाँ पर ही अपना इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पर OH बना देगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, CHO को चेंज कर देगा इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये वो ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड रीजन को कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ऐड करेंगे तो उससे हम लोग डिजाइड अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हमारी हीट हो गई, यानी कि एसिडिक डिहाइड्रेशन हो गई, यहाँ से OH जाएगा और इसमें से या फिर इसमें से हाइड्रोजन जाएगा। सेट्स-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स बनेंगे। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ओल है, इसमें आप लोगों ने एसिड ऐड कर कर हीट किया है तो आप लोगों को सिंपल अल्कीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा जो कि मोर अल्काइलेटेड होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शंस होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्शंस बताई हैं। तो आई थिंक कि पूरा चैप्टर स्टडी करने के बाद आप लोग इतना तो खुद ब खुद रीड कर ही पाएंगे। ठीक है भी। तो जैसे हमने PCC किया था, दिस इज़ दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको यहाँ से ऑक्सीडाइज करवा कर यहाँ पर CO ग्रुप बना देगा। थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो सकता है आप लोगों को पेज में, तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसे अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी अस्टाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर असाइलेशन हो जाएगी, यहाँ पर होगी OH ग्रुप की, तो हमें एस्प्रिन मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। ठीक है भाई, तो ये था अभी आपका चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स की फुल रिवीजन वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आई है, आपके एग्ज़ाम के लिए आपका चैप्टर प्रिपेयर हुआ है, तो प्लीज़ इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि हमें आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं यही कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बाकी के सभी चैप्टर्स की भी आपको अच्छी सी वीडियोस मिल जाएं, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल के साथ अब जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।